हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। ठीक है, तो इसमें से अभी जो हम यूएनए के बारे में ही पूरा अभी चैप्टर में समझ रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादातर बातें जो हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कि यूएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, यानी कि इसका गठन कब हुआ था। तो हमने देखा था कि 1945 जब वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद इसमें जब गठन हुआ था तो कितने मेंबर थे, उसके बाद अब कितने मेंबर हैं, और इसकी जो कुछ आर्थिक और सामाजिक दायित्वों को देखने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए कुछ एजेंसियां थी। और मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको बताना है कि वो एजेंसियों के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कि आपकी आर्थिक और यहाँ पे सामाजिक सुधार के लिए बनाई गई थी। लेकिन आप में से किसी का भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब सीधे से है कि आप लोग रेगुलर देख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो एजेंसियां थी, यहाँ पे साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। ठीक है, जिनमें से, और ये मुद्दा याद रखिएगा, उसमें कई सारे मुद्दों को दिखाया गया है, यह काम किया जाता है कई सारे मुद्दों पे। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाली कुछ एजेंसियों का गठन किया गया था, तो उनमें से आपकी हो जाएगी WHO, UNDP और UNHRC, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनिसेफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल इसकी एजेंसी है जो कि सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य पे काम करती हैं। तो इनको आपको याद रखना है और अच्छे तरीके से आप कहीं पे इन्हें नोट कर लीजिए, और पॉइंट मिस मत करिएगा। मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि यूएनए जो है 5-6 प्रकार के उसमें काम करता है, जिनमें से एक ये भी है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या है, उस पे आपको नज़र दौड़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे आता है जो अभी हम लोग देखने वाले थे, देखा था हमने कि मतलब वीटो पावर भी कुछ कंट्रियों को मिली हुई थी। तो वीटो पावर के लिए यदि आप बात करें तो इसमें से देखेंगे कि जो मतलब 5 स्थायी सदस्य देश हैं इनके, और इनमें से सीधे वीटो पावर का मतलब ये है निषेधाधिकार। ठीक है, कि यानी कि हम आज्ञा नहीं देते या हम मना करते हैं कुछ ऐसा करके। तो इसमें से कौन कौन से देश हैं, जिन्हें ना पता हो वो अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। तो इसमें आपका आ जाएगा USA। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा आपका रसिया, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रिटेन। जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में ही करें, को मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो क्या हो गया, USA हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद आपका आएगा चाइना। ठीक है, चाइना के बाद क्या आएगा आपका फ्रांस। तो ये हो गए आपकी 5 कंट्रियां जिन्हें की वीटो पावर मिला हुआ है। किसे किसे, USA को, रसिया को यानी रूस को, ब्रिटेन को, चाइना को और फ्रांस को। तो ये 5 कंट्रियों को क्या है, यदि आप देखिए थोड़ा इसका कंसेप्ट समझिएगा कि मैं मना करता हूँ का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि इसमें जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 देशों को सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, अब जब 15 देश उसमें होते हैं, 15 देश में से 5 तो स्थायी वाले हो गए, और 10 कहाँ से होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। और इन 10 में से क्या होगा कि यदि 5 हैं, ठीक है, 5 और 10 मिला के आपके टोटल 15 हुई। सुरक्षा परिषद की मैं बात कर रही हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि जो आपका यूएनए है वो कई तरीके से काम करता है हर सेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे सामाजिक आर्थिक की बात की, अब हम सुरक्षा परिषद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक में बात आएगी तो WHO आपको क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू है पूरे वर्ल्ड में वो देखता है। यूनिसेफ क्या करता है कि आपके चिल्ड्रेन के जो भी मतलब रिलेटेड उससे बातें हैं उस पर वो नज़र दौड़ाता है। यूनेस्को आपको वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह जो भी है जितना है उस पर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक आर्थिक हो गया। अब जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या है, यूएनओ की ही बॉडी है। यहाँ पे इसका काम है कि वो जो भी प्रत्येक देशों को आपस में शांति बनाए रखने के लिए ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो 15 देश, मैंने क्या कहा, सुरक्षा परिषद में आपके 15 कंट्रियां शामिल हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी है। लेकिन जब होगा कि आपने देखा था कि सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है यहाँ पे, और उसमें क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि 9 व्यक्ति, 15 में से 9 व्यक्तियों का मतलब बहुमत होना कंपलसरी होता है किसी भी वहाँ पे, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए कोई भी ला रहे हैं स्कीम वगैरह, तो उनके लिए कि यहाँ पे जैसे फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो उसमें यदि इजराइल के समर्थन में 15 में से 9 कंट्रियां जा रही हैं, तो मान लीजिए कि इसके पक्ष में ही फैसला होने वाला है। और यदि फिलिस्तीन में जा रही हैं 9 कंट्रियां तो इसके पक्ष में होने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे यदि 9 में से
एक भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा इसमें, मतलब इन 9 की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इन्हें मतलब कि इनमें से एक कह दिया कि हम इस बात को नहीं मानते तो पूरा ये खारिज हो जाएगा। चाहे फिर 15 में से 14 लोगों की भले ही क्यों ना बिल्कुल मेजॉरिटी हो कि हम इसमें इजराइल की तरफ शामिल हैं, लेकिन यदि एक बंदे ने कह दिया जिसको वीटो पावर मिली हुई है 5 में से किसी एक राष्ट्र ने कि ऐसा हम नहीं मानते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि इसमें से आप सीधे बिल्कुल वो पूरा खारिज हो जाएगा। चाहे भले ही बहुत बिल्कुल भारी से भारी मतों से ये एक तरफा गया हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ये है वीटो पावर, ठीक है। अब इसकी ताकत आप समझ रहे हैं कि जो वीटो की ताकत है वो कितनी है किसी भी राष्ट्र के लिए, और भारत भी इस पे एड़ी चोटी लगा रहा कि हम भी वीटो पावर में आ जाएं। अब देखिए, क्योंकि विरोधी देश जो भी हैं, अमेरिका है, चीन है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, आ पाता है कि नहीं आ पाता है, बट आई होप कि वीटो पावर जो है वो आप समझ चुके होंगे। हमारे प्रेसिडेंट को भी वीटो पावर मिला हुआ है कुछ क्षेत्रों में, कि वो कुछ ऐसे हैं नियम कानून जहाँ पे वो मना कर सकता है, ठीक है, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है। आप लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, और प्रेसिडेंट के बारे में जब आप पढ़ चुके तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना पता होगा कि प्रेसिडेंट कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है, आपके प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है। तो अब उसमें से क्या होगा कि इसलिए इसे कुछ वीटो पावर दिए गए हैं कि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जहां प्रधानमंत्री के बिना पूछे ही ये अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और उन चीज़ों के लिए मना कर सकता है, ठीक है। सो वो हम आगे बात करेंगे जब वो चैप्टर आएंगे, और उसमें देखेंगे। जितना आप पढ़ चुके हैं उतना आपके लिए बहुत है। अब इसमें से कुछ बजट की भी बात आई थी, और हाल फिलहाल में अभी भी लेटेस्ट अपडेट यही है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा इसके बजट में योगदान करता है अपने जीडीपी का। जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा, स्पेन, चीन, मैक्सिको, ये हैं जो कि 10 देश हैं। और यहाँ पे जो अब ये समझ के चलिएगा कि इसमें 5 ही स्थायी कंट्रियाँ हैं, लेकिन जो अस्थायी कंट्रियाँ 2 साल के लिए चुनी जाती हैं वो भी अपने बजट का यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या करती हैं, सम्मिलित करती हैं। ये भी आपको याद रखना। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, और इसमें से आपको यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, इसके बारे में यदि चर्चा करें तो इसके बारे में बताया गया है कि सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। अभी फिर वही जो अभी कल से देख रहे थे कि मतलब इतने देखे गए क्राइटेरिया कौन कौन से अपना के हम बना सकते हैं, अभी किसी में सक्सेस मिली नहीं, किसको करें, ठीक है, कि सदस्यता तो बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए करें कैसे, तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मानने के लिए 2005 के सितंबर में क्या किया कि सन 2006 तक स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2006 तक में कितने स्थायी सदस्यों के द्वारा कितना वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका था। सबसे ज़्यादा सबसे पहली बार तो किसने किया था, आपका अमेरिका ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। यदि कभी ऐसे क्वेश्चन हालांकि बनेंगे नहीं, यदि बन जाते हैं कभी भी, तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था, अमेरिका ने। सर्वाधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है, तो वो रसिया ने किया है, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इकट्ठे हुए, और इस पर क्या हुआ कि अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। और सॉरी, इस बैठक में क्या हुआ था कि शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का भी फैसला लिया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यूएनओ है उसे हम और प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। और यहाँ पे कोई भी केस जाता पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता है, क्यों, क्योंकि इतने सारे देश उसमें मेंबर हैं और उसकी सहमति बन नहीं पाती है, ठीक है। और ऊपर से वीटो पावर दे दिया गया, तो वीटो पावर में हमने कल भी देखा कि कहा गया कि खारिज कर दिया जाए, और यदि हम इसे वीटो पावर समाप्त कर देते हैं तो भी इसमें से दिक्कत है हमें कि जो भी बजट वगैरह, क्योंकि देखिए वीटो पावर उन्हीं देशों को मिला गया है जो हर तरीके से डेवलप है। जैसे चाइना है, इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत बेहतर है। अमेरिका है, उसकी तो सैन्य शक्ति, इकोनॉमिकली कंडीशन, हर चीज़ बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस है। ये हर चीज़ में जो डेवलप है ना, उन्हें ही रखा गया। इनका ही बजट में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, और आप इन्हें ही यदि और
करते भी हैं, क्योंकि इनके पास ये है ना कि हमारे पास एक पावर है, थोड़ा इन्हें रहता है कि हम एक पावर के तहत काम कर रहे हैं। और जैसे मान लीजिए आप भी किसी संस्था से जुड़ो, आपको उस संस्था का डायरेक्टर बना दिया जाए, हेड बना दिया जाए, आपके अंदर वो अलग एनर्जी होगी, ठीक है, कि भले ही आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट ये तो होगा ना कि आपको एक अच्छा नाम मिल रहा है कि हाँ आप ये हैं। लेकिन और आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी को भी हटा सकते हो, किसी को भी रख सकते हो, किसी को भी कोई भी बात मनवा सकते हो। और उस टाइम हम क्या करेंगे कि भले ही 1 रुपये ना मिले, लेकिन फिर भी हम बढ़िया बिल्कुल बहुत ही दिलचस्पी से वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन क्या हो कि हम काम भी कर रहे हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा, कोई अच्छी पोस्ट भी नहीं मिल रही हमें, तो वहाँ पे कोई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुद इतने डेवलप हैं कि हम यहाँ पे फिर क्यों रहेंगे। हम कहीं और भी जाके अच्छी, जब हमारे अंदर इतनी क्वालिटियाँ हैं तो हम कहीं और अपना अलग संगठन बना लेंगे, अलग तरीके से हम करेंगे जहाँ पे हमारा पावर चले। फिर हम यहाँ पे शामिल होने की क्या ज़रूरत है हमें। और यही इसमें भी हुआ है, और यहाँ पे अभी तक इसीलिए ख़त्म भी नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद अब आप देखेंगे कुछ कुछ कदम जो उठाए गए थे वो क्या क्या थे। पहला तो था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन। दूसरा था, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बनाने में मतलब बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका क्या करेगी, उत्तरदायित्व तो ले और इस बात की स्वीकृति यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कि यदि कोई भी राष्ट्र क्या करता है, इस बात को समझिएगा कि कोई भी राष्ट्र जितने भी यूएनए में शामिल हैं उनमें से यदि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को अत्याचार से बचाने में वो क्या होता है, असफल रहता है, तो क्या होगा कि विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व तो ले। कि यदि पाकिस्तान में उसके लोग कुछ मतलब कि यहाँ पे कुशलता से नहीं रह रहे हैं, उन्हें समस्या है, तो सिर्फ ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है, क्योंकि वहाँ के पूरी कंट्री के लोग क्या है कि अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं यदि, तो वैश्विक नज़र यहाँ पे दौड़ाना बहुत ज़रूरी है कि उनको हम किस तरीके से शांति का माहौल मुहैया कराएं। और इसकी उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इसमें बात की जा रही है कि वैश्विक बिरादरी यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई ना कोई उसका मुद्दा उठाए कि भैया इस कंट्री में ऐसा हो रहा, वहाँ हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से सुधार करने की कोशिश करना चाहिए सबको मिलके। अब क्या हुआ, अगला आता है मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय हो गई थी, जो आपका मानव अधिकार परिषद है। और उसके बाद क्या हुआ कि सहज शताब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने पर सहमति बनी थी। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बना वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का न्यू वर्जन है, आप ऐसा कह सकते हो। क्योंकि जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट आपका गोल था, ये इसमें हम उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। कुछ इसमें क्या हो रहा था कि हमारी चीज़ें छूट रही थी, और जब चीज़ें हमारी छूट रही थी तो हमने क्या किया, फिर हमने सतत विकास की बात कर दी, क्योंकि इन्वायरमेंट को छोड़ना अच्छा नहीं है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपका क्या रखा गया है, 17 आपके गोल रखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और इन्हें में भी 2030 तक पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा देख लेना है। और ये इसका जो शायद 15 वर्ष तक ये चला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उस तरीके से अचीव नहीं कर पाया। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना सक्सेस हो पाता है। इसमें क्या हुआ कि अब नेक्स्ट आता है कि हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा और एक लोकतंत्र कोष का गठन, यानी कि किसी भी तरीके के आतंकवाद की निंदा करना यूएन की जिम्मेदारी है। कोई भी राष्ट्र उनमें से बात उठाए कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, आतंकवादियों को ये राष्ट्र पनाह दे रहा है। आप आज कल जो चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो जो अभी तालिबान का है और पाकिस्तान का है, ठीक है, बहुत मतलब वो विवादास्पद मुद्दा है, किस तरीके से मतलब क्या क्या हो रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। और ये आतंकवादियों को ही पनाह दे रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी अच्छा खासा मतलब वहाँ पे अपना पूरा जमा के बैठे हैं, अपनी सेना वगैरह पूरा उनका दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन हो रही है, और हमें वैश्विक स्तर पर इससे मतलब बात क्यों उठानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है कि हमसे बहुत कम सीमा टच होती है, अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर की होती है, बट इसमें से जो पाकिस्तान है, ठीक है,
पाकिस्तान के थ्रू ये भारत में आ गए यदि, तो भी दिक्कत होगी। हमारे जो वहाँ पे ना कई सारे रिश्ते हैं, कई सारे हमने तेल के लिए, पेट्रोल के लिए अलग अलग उसमें से फैक्ट्रियाँ वगैरह बना रखी हैं, तो हमारे रिश्ते ना बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और इससे काम बनेगा नहीं। और इसलिए क्या है कि मतलब इसमें आवाज़ उठाना ज़रूरी रहता है। अब क्या हुआ कि लोकतांत्रिक कोष का गठन होना चाहिए और ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यासीता परिषद को समाप्त करने पर सहमति भी होनी चाहिए। तो ये लोगों के मत आए। और उसके बाद अब क्या हुआ कि यह समझना कठिन नहीं है कि इस मुद्दे में भी यदि आप देखेंगे कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़े पेचदार थे। ये जो जितने मुद्दे अभी हमने उठाया, ये मुद्दे भी अभी इतना आसानी से नहीं सुलझने वाले थे और ना ही आज तक सुलझे हैं। यूएनए के जितने केस जाते हैं वो आधे से अधिक पेंडिंग में ही पड़ रह जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था कि शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, पूरे विश्व में ना बहुत से झगड़े चल रहे हैं और यह आयोग किस में दखल दे, हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित या असंभव होगा। यानी कि दुनिया में तो बहुत से झगड़े चल रहे हैं, हमें जातीय युद्ध चल रहा है, हमारे देश के अंदर गृह युद्ध चल रहे हैं, मतलब किस किस तरीके के युद्ध चल रहे हैं। तो क्या हर उसमें टांग अड़ाना इसका बेहतर है, या कि यदि टांग अड़ाता भी है या तो उसमें वो सक्सेस हो पाएगा। सवाल इसमें से उठ रहे हैं। ठीक है, जो अभी ऊपर बात की गई, हम उनमें से कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं। और ठीक इसी तरह क्या हुआ कि यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने के में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। अब विश्व बिरादरी का मतलब क्या, बिरादरी का मतलब वो भाईचारा वाला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विश्व बिरादरी यानी कि जो वैश्विक हमारा भाईचारा, उस पे क्या हमारा मतलब जिम्मेदारी होती है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, क्या कैसे उनको निभाना चाहिए और मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा। जो मानव अधिकार है वो क्या है, तो आपको पता है ह्यूमन राइट यानी कि मनुष्यों का अधिकार, जो उन्हें मूल अधिकार मिलने चाहिए, आपका ये फंडामेंटल राइट वाला नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि मानव अधिकार क्या है आपका और इस बात को कौन तय करेगा कि किस तरह किस स्तर का मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है। और मानव अधिकार यदि आपका मतलब पहले तो ये है क्या चीज़, इसकी कुछ डिफिनेशन तो हमें देनी पड़ेगी ना। उसके बाद कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप कैसे बताओगे कि ये मानव अधिकार का, यदि आप इससे लिमिट से बढ़ रहे हो तो इसका आप उल्लंघन कर रहे हो। और मानव अधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी क्या है, विकासशील जगत का हिस्सा है और ऐसे में विकासशील जगत मतलब डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप नहीं हुए पूरी तरह से, अभी वो क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ऐसे में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था में निर्धारित विकास संबंधी जो भी महत्वाकांक्षी आपके लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से क्या होगा आपको यहाँ पे कि जो हमारे लक्ष्य को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक होगा, कि जो उसमें जब अभी हम विकास कर ही रहे हैं और आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात कर दी, तो वो कहाँ तक अचीव हो पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है और संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। ऐसे ही और भी सवाल बहुत सारे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ कि मानवाधिकार से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा अभी हमने देखा कि मानवाधिकार का गठन करना चाहिए, बट उसका क्या डिफिनेशन होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, किस आधार पे आप कहोगे कि यहाँ पे मानवों का उल्लंघन हो रहा है, या कहाँ तुम कहेंगे कि हाँ मानव को अच्छे तरीके से वेलफेयर यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो आपने ला दिया, लेकिन क्या वो अभी अचीव करने लायक हर कंट्री बन चुकी है या नहीं बन चुकी है, तो इसके बारे में भी सोचना था कि किस तरीके से होगा। ठीक है, और आतंकवाद की बिल्कुल प्योर डिफिनेशन क्या होगी, आतंकवाद आप किसे मानते हो। ठीक है, आपकी नज़र में क्या आतंकवाद, तो यहाँ पे एक उसकी प्योर हम किसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हम आके आपके घर में उपद्रव मचा रहे हैं, तो क्या आप इसे आतंकवाद कह देंगे। या तो मान लीजिए कि आप कहीं पे जाके थोड़ी छोटी मोटी घटना करके चले आते हैं, बम फोड़ देते हैं, उसे आतंकवाद हम कह देंगे। तो इसकी एक डिफिनेशन होनी चाहिए कि भाई ये आतंकवाद है। और अपने इंडिया वगैरह में कई सारे कानून लाए गए थे, जैसे ऊपा वगैरह है, वहाँ पे आतंकवाद की डिफिनेशन बताई गई है कि आतंकवाद रियलिटी में क्या है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ सवाल आप उठा सकते हो कि जो उसमें डिफिनेशन बताई गई है ना, तो उसमें से कहीं ना ऐसा है कि निर्दोष भी फंस सकता है, जिस तरीके से है कि आप ऐसा कर सकते हो
तो आप उससे पढ़िएगा। ऊपा वगैरह का है, कुछ यूएपीए का ऐसे करके है। तो इनमें बताया गया है कि किस तरीके से आतंकवाद को आप डिफाइन कर सकते हो कि रियलिटी में कि आतंकवाद है या इस तरीके से। तो इसमें भी यही पूछा गया है कि आप नाम तो दे रहे हो आतंकवाद, बट सही से एग्जैक्टली डिफिनेशन बताओ भाई, किस आधार पे हम मानेंगे आतंकवाद है। अब यहाँ पे क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अब थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर ही लेते हैं कि क्या क्या है इसके सुधार और भारत के, मतलब इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं हम भारतीय हैं तो जानना तो जरूरी है कि हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी है। भारत ने क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर इसने समर्थन दिया है, इसके ढांचे के बदलाव के लिए जो भी पहले से चला आ रहा समर्थन किया है। और भारत का मानना भी क्या है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता भी बहुत ज़रूरी अब बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से जिस आधार पे जिस सिचुएशन में उस टाइम वो गठित हुआ था, तो आज काफ़ी सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं। आज हमारे युद्ध भी अनेक तरीके के हो रहे हैं, ठीक है। पहले हम परमाणु हथियार से लड़ते हैं, आज तो हम जैविक हथियार से ही लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस छोड़ दिया, मरते रहो सबके सब, ठीक है। अब कोई दवाई नहीं मिलने वाली है आपको। तो अब पहले हमारे जो युद्ध होते थे किस तरीके के हो रहे थे, और देखिए यहाँ पे ये यूएनओ की ही आप लापरवाही कह सकते हो या निष्क्रियता कह सकते हो। यूएनओ की ही एक एजेंसी क्या डब्ल्यूएचओ है, ना तो यूएनओ ने उस पर फोर्स किया ना कुछ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या किया कि डब्ल्यूएचओ एजेंसी 1.5 साल बाद कोरोना का जांच करने चाइना जा रहा है, ठीक है। अब जब चाइना जा रहा है तो यहाँ पे आप इसका भी फॉल्ट कह सकते हो ना, कि जब पूरा डिटेल से समझोगे कि रियलिटी में फॉल्ट कहाँ पे है। क्या डब्ल्यूएचओ सिर्फ अलग से अकेले ऐसे संस्था बना दिया गया? नहीं, उसकी एजेंसी है ये, ठीक है। अब जब उसकी एजेंसी यूएनओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप ऐसा करो, और नहीं अमेरिका, हालांकि बार बार चिल्ला के डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे थे कि चाइना पे जाओ, ये करो वो करो, दुनिया भरेगा। लेकिन अब जो डब्ल्यूएचओ के हेड थे, बनाए किसके द्वारा गए थे? चाइना की ही हेल्प से बने थे, और वो इतना इनकी हिम्मत नहीं थी कि जाए, ठीक है। और इनकी ना हिम्मत होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। अदरवाइज पहले ही कुछ ऐसा कर दिया जाता, या पहले ही जब इनको पता था कि ये ऐसी एक बीमारी है जो कि एक मानव से दूसरे मानव तक फैलती है, तो ये अलर्ट करते, लेकिन नहीं, बाद में ये नाम देते हैं कि यहाँ पे अब ये महामारी बन चुका है। पहले नहीं बताते कि ये महामारी बन चुका है, जबकि इन्हें पता था कि ये बीमारी जो है, कम से कम इतना तो पता था ना कि ये बीमारी एक मानव से दूसरे मानव तक फैलती है। तो अब इससे तो समझ जाना चाहिए, और बहुत तेजी से फैलती, पता भी नहीं चलता हमें कि कब फैल गई। 14 दिन बाद तो इसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि एग्जैक्टली हमें कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी लापरवाही या निष्क्रियता आपको किस तरीके से दिख रही है कि आज पूरा देश तबाह है। और सबसे ज़्यादा यदि किसी पे असर पड़ा है तो सब तो ठीक ही हो गया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जो ज़्यादातर मतलब आपने इंडस्ट्री भी खोल दिया, हाँ, मतलब उनके राजनीतिक सिस्टम भी सारे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन बस स्कूलें नहीं खुल रही हैं, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं। यही सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे, या कह सकते हैं कि नुकसान जिसे झेलना पड़ा है, वो हम बेचारे बच्चों को ही झेलना पड़ा जो पढ़ रहे थे। बस घर पे बैठे रहो, आराम से मोबाइल चलाओ, टिकटॉक चलाओ, गाना सुनो, उसके अलावा कोई काम नहीं है। स्कूल जा जा के तो पढ़ते नहीं थे बच्चे, छोटे बच्चों का तो और हाल बेहाल हो चुका है कि वो तो बस सोच रहे हैं कि मोदी जी ऐसे ही जीते रहे, छुट्टी मनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सिचुएशन अब हो गई है। यहाँ पे बस मैं एक निष्क्रियता की बात कर रही थी कि कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जो बात कर रहे थे कि भारत इसमें समर्थन वगैरह कई उसमें करता है, और ये कहता है कि इसमें अभी दृढ़ता लाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, इसमें मजबूती और दृढ़ता। जो अभी मैंने निष्क्रियता की बात की ना, दृढ़ता नहीं है तभी तो निष्क्रिय हो गया ना ये। अदरवाइज आप तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला लेते कि करना क्या है भाई, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, तो हो सकता था कि कुछ सुधार हो जाए, इतना ज़्यादा ना फैल पाए। तो इसमें से ना लिए उठाए गए समय से कदम ही एक सबसे बड़ी इस बीमारी को फैलाने का कारण है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इनके द्वारा आप जब भी आंसर लिखेंगे कोविड से, अब तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जब भी हमारा आंसर हो ना, ऐसे हो कि वही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनए या डब्ल्यूएचओ के द्वारा टाइम पर उठाए गए या ना उठाए गए कदम की वजह से भी कई सारे कारण लिखेंगे, जिनमें से एक रीज़न आप ये भी मेंशन करेंगे
कि इसकी वजह से भी टाइम से हम नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए और उसी की वजह से हमें ये दिन झेलने पड़े। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। और भारत का विश्वास क्या है, जो भारत अपने मत दे रहा है, अपने ओवरव्यू रख रहा है, ये मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। और यहाँ क्योंकि यह विकास का जो मामला वो इम्पोर्टेंस इसको क्यों दिया है, इसमें होता क्या कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हमारे पास हम कभी चोरी करने कब जाते हैं, ये भारत जो इसमें ये बात कही है या भारत का मानना है, बहुत बड़ी बात है कि हम चोरी करने, देखिए समझिएगा कि चोरी करने कब जाएंगे, जब हमारे घर में कुछ होगा नहीं। ठीक है, और जब हमारे घर में कुछ होगा नहीं तो हम क्या करने जाएंगे, चोरी करने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे घर में बहुत अच्छा खासा सारी सुविधाएं, हम किस बात के लिए चोरी करने जाएंगे? एक भूखा इंसान ही चोरी करने जैसा कदम उठाता है। लेकिन आपका पेट भरा हो ना, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हो, मेवे मिष्ठान रखे हो, कुछ भी रखा हो, यदि आपके पास इकोनॉमिकली आप बेहतर है, हर तरीके से आपकी कंडीशन बेहतर है, तो यकीन मानिए आपका मन भी नहीं करेगा, आप उसे देखेंगे भी और फिर भी वहाँ से हट के चले जाएंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप में, क्योंकि वो चीज़ की आपको नीड है ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। लेकिन जिसके पास उस चीज़ का अभाव होगा ना, चाहे वो फिर खाना हो, चाहे वो फिर कपड़े हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, तो जिसके पास उस चीज़ का अभाव होगा उसके अंदर ये भावना ज़रूर आएगी कि इसे चुपचाप हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके पास वो नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि सेम इसी तरह कंट्रियों में भी होता है कि हम क्या करें कि कुछ ऐसे एजेंडे बनाएं जहाँ पे उन्हें हम क्या करें, विकास के पथ की ओर अग्रसर करें। वहाँ पे सुरक्षा शांति तभी हमारी क्या हो पाएगी, स्थापित हो पाएगी। कि उनका जब डेवलप होगा, विकास होगा, तो वो क्यों इधर उधर अपना मुँह मारेंगे, अपना शांति से रहेंगे, और तभी हमारा क्या हो पाएगा कि विकास अच्छे तरीके से, शांति बन पाएगी पूरे राष्ट्र में। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पे कि भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है, और सुरक्षा परिषद की सदस्य जो संख्या स्थिर रही है। जबकि क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। यानी कि अभी मैंने बताया सुरक्षा परिषद सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी उसमें बताया था 5-6 जो मतलब उसकी एजेंसियाँ हैं, उसके बाद अभी आम सभाओं का गठन होता है। उनमें से सुरक्षा परिषद में मैंने सिर्फ आपको 15 मेंबर्स ही बताए हैं। ठीक है, आम सभा में इसमें बताया गया कि काफ़ी जो जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है, और इसमें क्या होता है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। और भारत का ये भी तर्क है यहाँ पे कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी, और इससे क्या होगा कि उसे विश्व बिरादरी को ज़्यादा समर्थन भी मिलेगा। तो इसका विस्तार करना चाहिए। जो कौन ही सुरक्षा परिषद है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में कुल 15 मेंबर ही हैं, जिनमें से 500 वीटो पावर वाले हो गए, और जो 10 मेंबर हैं अस्थायी है, उन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो 10 में से हर मेंबर को जो एक बार चुन लिया जाता है वो दोबारा नहीं चुना जाता, आपको ये भी पता है। हर 2 साल के लिए ही चुना जाता है, और हर राष्ट्र को मतलब अलग अलग उसमें वो कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उनका ऑलरेडी अपना वैल्यू ख़त्म हो जाता है। अब क्या हुआ है कि हमें ये बात भी ध्यान देनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता या सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। तो ये पहले 11 थी, अब कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई है। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी वही स्थिर बनी हुई है। और इसके बाद के जो बाद से परिषद का आकार जस का तस ही आपका बना हुआ अभी भी वही है। ठीक है, मैं अभी 2021 की बात कर रही हूँ। आज आपका 3 अगस्त है। ठीक है, 3 अगस्त 2021 है, और यहाँ अभी तक 15 ही इसके मेंबर हैं, किसके, सुरक्षा परिषद के। यूएनओ के अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद पे काम करते हैं उस पर 15 सदस्य देशों को शामिल किया जाता है। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी को 2 वर्ष के लिए ही रखा जाता है। ये पूरी बात याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि यूएनओ में 193 मेंबर हैं, तो 193 में 15 मेंबर की क्यों बात करें। यूएनओ मैंने बताया ना कई सेक्टर पे काम करता है, जो शांति और सौहार्द बनाने के लिए एक वहाँ पे अलग से संगठन है या एजेंसी आप कह सकते हो। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उसमें क्या किया गया है कि 15 मेंबर रखे गए।
ठीक है, जिसका मेन टारगेट सिर्फ है कि आप आर्थिक विकास जो भी हो वो करो चाहे ना करो, हम शांति डेवलप करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो उसका है। ठीक है, तो इसमें से आप थोड़ा समझ के चलिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन में तो बिल्कुल नहीं रहना, वरना पूरा चौपट हो जाना है यहाँ तक। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे सदस्यों की संख्या स्थिर है, और इसके बाद भी क्या हुआ कि परिषद का आकार आपका जो भी था पहले के जैसा ही आपका बना रहता है, और इसमें कुछ मतलब देख सकते हैं कि मतलब कुछ फेरबदल होता नहीं है। और इस तथ्य से क्या है कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश को ही शामिल किया गया। ठीक है, किसको? विकासशील सदस्य को, जबकि इसमें डेवलपिंग कंट्री शामिल हैं, और वहाँ पे स्थायी मेंबर्स में जो डेवलप कंट्री उनको शामिल किया गया है। इस कारण क्या हुआ है कि सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है, ये भारत का कहना है। भारत भी एक विकासशील ही देश है, और भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह की जो सदस्यों की संख्या को में क्या करता है, बढ़ोतरी का समर्थक है। और भारत के है क्या है, और ये दोनों ही तरफ की क्यों है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अपना जुगाड़ बनाने में लगा है कि हम भी स्थायी सदस्यता प्राप्त कर लें। ठीक है, अभी ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का इंडिया क्या है, समर्थक है। और यहाँ पे भारत चाहता है कि हमें इसकी क्या है, बढ़ोतरी, यानी कि जो इसमें सदस्यता है स्थायी रूप से मिल जाए, वीटो पावर हमारे पास भी होना चाहिए। इसको भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, और सुरक्षा परिषदों के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। और इस कारण आप कह सकते हो कि सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए आप देखेंगे, या एग्जाम्पल के लिए, उसमें अभी भी क्या है कि अपेक्षा ज़्यादा, यानी कि अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। अभी जितने हैं उनके कंपेयर में अभी और ज़्यादा विकासशील देश सम्मिलित होने की यहाँ पे बात की जा रही है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है कि जो भारत है, भारत खुद भी क्या है, पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है, और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। पहला कौन सा है? चाइना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना हिस्सा निवास करता है? 1/5वां हिस्सा आप देख सकते हैं कि भारत में निवास करता है। ये अभी का डाटा नहीं है, ठीक है, ये पुराना डाटा है। यहाँ पे अभी जनसंख्या की दृष्टि से ने हमारा भारत अभी भी दूसरे स्थान पर है, और जनगणना होने पर आशंका है कि वो पहले स्थान पे भी आ सकता है। ये भी तय है कि जिस हिसाब से, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, हालांकि कई सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा स्कीम लाई गई है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है, तो उसमें से हो सकता है कि पहले नंबर पे भी इंडिया आ जाए। और चाइना जो था कि फर्स्ट में था, उसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटी है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, और भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। और सुरक्षा परिषद में क्या हुआ है आपका कि भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी कि हमने देखा था ना कि एक कमेटी गठित की गई थी, उसमें कहा गया था कि जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा हो, जिसकी आर्थिक कंडीशन बेहतर हो, जिसकी सैन्य सुविधा जो भी हो वो अच्छी तरीके की हो, उससे आप क्या करो कि यूएनओ में शामिल करो, यूएनओ को सदस्यता दो। लेकिन अब ये इनकी तो चाहत है भैया हम स्थायी सदस्य बने। स्थायी सदस्य के पास आपको पता है कि कितनी पावर होती है। तो इसके पीछे का ये जो रीज़न है, कभी भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये आप पूरा समझिएगा कि भारत बनना चाहता है तो क्या सही है या गलत है, वो थोड़ा आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे कि क्या कितने हद तक सही है। क्योंकि इसके पास जो बात उसमें की जा रही है तो ऑब्वियस है कि पूरा कर रहा। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुँच चुके हैं। ठीक है,
आने वाले टाइम में हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमिक में। तो इससे क्या हुआ कि हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, हमेशा दिया है, कभी भी इसने कटौती नहीं की है और यह कभी भी अपने भुगतान में चूका नहीं है। और इस बात पर क्या होता है कि भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है और इससे पता चलता है कि किसी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप जब स्थायी सदस्यता पालोगे तो क्या होगा कि ये माना जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप जब डेवलप हो तभी वहाँ की सदस्यता आपको मिली है। तो भारत ये भी इसकी वजह से भी थोड़ा अपना धाक जमाने के लिए भी बनना चाहता है। अब किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है, यानी कि जब हमारी विदेश नीति बेहतर होगी तब भी हमें क्या होगा कि इसका प्रॉफिट मिल पाएगा, अदरवाइज हमें इसका प्रॉफिट कभी भी नहीं मिल पाएगा। आप ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा एक ताकतवर रूप में यदि आप देख रहे हैं तो हमारा भी इफेक्ट जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, भारत भी यही चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या करे, निषेधाधिकार संपन्न या वीटो और जो धारी है वो सदस्य बने। और लेकिन क्या है कि कुछ राष्ट्र भी ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। लेकिन अभी कुछ राष्ट्र जो हैं, ये पूरी घटना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं एनसीईआरटी के शब्दों में क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि इसमें अदर राष्ट्र जो है विरोध कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से भारत कोशिश पे लगा हुआ, अभी तक सक्सेस हो नहीं पाया। ठीक है, अब क्या हो, सिर्फ पड़ोसी जो है पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत वाले रहे हैं या वहाँ पे वो सारे ही इनके विरोध में है। ठीक है, बल्कि कुछ और भी देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर या वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। तो सिर्फ पाकिस्तान जो दुश्मन है वो भर नहीं, जो नहीं है वो भी चाहते हैं कि भारत को ना दिया जाए। ठीक है, अब इसकी भी वजह देखते हैं कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। अब क्या हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि कुछ देश जो हैं तो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ देश क्या सोच रहे हैं कि भारत के जो परमाणु हथियार हैं भारत के पास, तो कहीं उससे भारत को इतनी पावर मिल जाएगी तो भारत भी जब मन चाहेगा जहाँ मन चाहेगा वहाँ उड़ाने की कोशिश करेगा। और कुछ देशों का भी मानना है कि पाकिस्तान के संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी होगा। और उसके बाद क्या होगा कि कुछ अन्य देशों का मानना क्या है कि उभरती हुई ताकत के रूप में यदि हम देखें अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। यानी कि जब हम उभरती हुई इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या कि वो देश विकास कर रहा है, तो सिर्फ भारत इकलौता देश ऐसा नहीं है ना कि जो विकास कर रहा है, और भी कंट्रियां हैं, आप उन्हें भी फिर शामिल करो। यहाँ पे तो फिर उनके साथ ज्यादती को कर देंगे कि आपने भारत को शामिल किया, लेकिन यहाँ पे जो जापान है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये भी तो काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे हैं, इनका भी तो सब कुछ बेहतर चल रहा है, फिर इन्हें क्यों नहीं, इन्हें भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यानी कि फिर सीधे हो जाएगा कि सबके पास वीटो पावर हो जाएगी तो अभी जो काम हो रहा वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भारत को कुछ ये भी वजह हो सकती है, ये जो मेन 4-5 अभी हम लोगों ने रीजन पढ़े कि क्या क्या वजह हो सकती हैं, कौन कौन से राष्ट्रों का कैसा मानना है। ठीक है, कि कुछ राष्ट्र मानते हैं कि इनका नहीं होना चाहिए, चाहे विरोधी राष्ट्र हों चाहे कुछ भी, उनकी वजह भी है। कुछ परमाणु हथियार का बढ़ता जो हमारा संग्रह उसको मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, वरना इसके पास कुछ ज़्यादा ही फिर कोई भी राष्ट्र हो वहाँ पे जब भी उनके पास ताकत आती है उसका यूज किए बिना वो मज़ा आता नहीं है। ठीक है, ताकत रख के हम करेंगे क्या, तो उसका यूज करने की कोशिश करेंगे और यूज करने की कोशिश करेंगे, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी और कुछ मानते हैं कि कुछ और भी देश डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनके साथ ज्यादती करेंगे, और ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, वो मंजूर नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सुरक्षा परिषद के इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है, और इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना तो मुश्किल ही लगता है। ठीक है, अब देखिए कि इनके सामने भी और धुरंधर खड़े हुए हैं, भारत के सामने भी, तो अभी तो मान के चलिए कि नामुमकिन ही लगता है, और पहले बनेगा भी नहीं। ठीक है, अब कुछ अपने रिश्तेदार अच्छे फंस जाए तो बन भी सकते हैं, वैश्विक राजनीति हमारी अच्छी हो, सब हमारे साथ हो, मेजोरिटी मिल जाए तो हम बन भी सकते हैं।
लेकिन इतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की। अब वो तो गठन के टाइम पे बन गया था ना, वरना आपको क्या लगता है कि चाइना वगैरह बन जाते? वो तो पहले ही बन चुके थे, तब तो ठीक है, अब बनाना बड़ा मुश्किल है। अब हुआ है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जो घटना आपने पढ़ी है ना, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, किस तरीके से इंटरव्यू का अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ पे क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की ये आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका क्या है कि कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, और यहाँ पे जो एक ध्रुवीयता की बात कर रहे हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर है और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। क्या आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमेरिकी प्रभुत्व है, वो क्या मतलब अच्छे तरीके से भूमिका अपना बैलेंस वाली बना के चल सकता है? या कि आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या यह संगठन शेष विश्व की अमेरिका, यानी कि शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम रखने करके क्या होगा कि अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है, जो यूएनओ है, और अमेरिका की ताकत पर क्या होगा कि आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन चुका है, क्योंकि पहले क्या था, 2 महाशक्तियां थी, ठीक है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते यह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि कोई भी हमारा क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। अभी देखिए कई सारे हमारे कई देशों से मुक्त व्यापार चल रहे थे, अमेरिका ने कहा नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मतलब बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका के पास जो वीटो पावर है ना, एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी वेलफेयर कंडीशन है, और अब तो सोवियत संघ भी नहीं रहेगा ना, उसका कोई प्रतिद्वंदी बचा भी नहीं है। इससे क्या होगा कि क्या यूएनए जो भी खतरे इससे उत्पन्न होने वाले रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। और आप दूसरा देखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, और यह भी एक तथ्य है कि सोवियत संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूमि क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। और कुछ उल्टा पल्टा करता है तो वो कुछ भी कर सकता है, एक ये भी बड़ा समस्या वाली बात हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ गया है, यानी कि हम अपने एरिया के शेर हैं और उसके एरिया में है कि उसको क्या डर है, पहले से ही एक तो वो ताकतवर था, ऊपर से उसके इलाके में भी है। आप जाओगे तो उसी के इलाकों में जाओगे ना बैठक करने के लिए, ज़्यादा कोई भी 3-5 करता है तो उसको बिल्कुल गायब करने में 1 मिनट भी उसे लगने वाला नहीं अमेरिका को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा वो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह हैं, इसके नागरिक हैं, और इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं होता है, अथवा आप देखेंगे कि अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन भी अमेरिका की, यानी कि बात बहुत वजन रखती है। वहाँ पे जो महासचिव होते हैं ना, उनके चयन में भी इनका ही भैया बहुत ज़्यादा मतलब पावर चलता है कि कौन होगा कौन नहीं बनेगा यहाँ पे सचिव। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है, और डालता भी है, ऐसा नहीं कि डाल सकता, डालता भी है। और ताकि क्या हो कि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए, यानी कि वो ये बीच बीच में बताता रहता है कि ज़्यादा उछलो मत, अभी बुढ़े नहीं हुए हम, हमारे अंदर वही जवानी है जो पहले थी, ठीक है। तो जो पहले पावर थी हमारे अंदर वो आज भी है। प्लीज़ आप लोग शांति बनाए रखें, ज़्यादा ऊपर ना उड़े। और इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से अपना इस्तेमाल करता है, जितने भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हों बखूबी अपना कर्तव्य वो निभाते हैं, ठीक है, अपना वर्चस्व वो बनाए रखते हैं। और इस तरह क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं हो पाता बेचारा। और उससे क्या होता है कि फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम रख सकता है कि थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ तो कुछ तो हो रहा, तो वो बहुत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा और क्या होगा कि इस संगठन ने ऐसा किया भी है। और अमेरिकी नेता अक्सर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं
कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए क्या होगा कि 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। और उसके बाद जहां तक शेष विश्व की बात आप देखेंगे तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि ऐसा मंच है जहां क्या होगा कि अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश भी लगाया जा सकेगा। जो अदर कंट्रियां 190 देश तो बात की गई थी, फिलहाल 193 है, ठीक है। इनको क्या किया जा सकता है, बेहतर तरीके से यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। अमेरिका की बात लोग मानेंगे भी और इससे क्या होगा, और थोड़ा यूएनओ भी इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निष्क्रिय रहा है, इतना ज़्यादा नहीं काम कर पाता, लेकिन ठीक है कि कुछ तो मध्यस्थता कर ही डालता है कि अमेरिका इतना भी ज़्यादा ना बढ़ पाए। और इसके बाद यहाँ पे जो कुछ और राष्ट्र भी रह गए हैं उन्हें भी शामिल करने की इसमें है कि आप शामिल करें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध जो है शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो, यानी कि वाशिंगटन डीसी में जहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, जो आपका यूएनओ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। तो इसमें से क्या हुआ, और ये वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसके विरुद्ध जो शेष विश्व शायद ही कभी बताया गया कि एकजुट हो पाता, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, असंभव तो है लेकिन तो आ गया बीच में कि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो, और उससे कि यानी कि कोई बीच का रास्ता निकालने की तथा रियायत देने की कहीं सोची जा सकती है। यानी कि एक अमेरिका ही है कि जहां से संयुक्त राष्ट्र संघ ही है जहाँ से आप थोड़ा बहुत उसकी ताकत पे अंकुश लगा सकते हो, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका जो मन करेगा वो करेगा और हम बस चुपचाप मुँह ताकते रहेंगे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने हमारा जो फ्री ट्रेड चल रहा था बंद कर दिया, हमारे पास औकात नहीं कि हम उसको चालू कर लें। उसके पास वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। तो देखिए पूरा बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का ज़्यादा दबदबा चलता है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं पूरे पैराग्राफ से कि अमेरिका किस तरीके से इसका वर्चस्व बढ़ रहा है। वर्चस्व बढ़ने का रीजन भी है यार भाई, देखिए इसमें ये क्या करता है कि जो अमेरिका है ना, अभी WHO को जब उसे लगा कि उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे वो जो था चाइना के उसमें पक्ष में थोड़ा काम कर रहा है, उसने फंड देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि सबसे ज़्यादा फंड हम देते हैं। यूएनओ में फंड कौन देता है सबसे ज़्यादा, अमेरिका देता है, ठीक है। अमेरिका यूएनओ की संस्था कौन है, WHO है। यहाँ पे इसने क्या किया कि फंड देना ही बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कह दिया था कि हमें फंड ही नहीं देना। WHO का पूरा जिस टाइम पे इन्हें मदद करनी चाहिए थी, तो जब यूएनओ का रवैया यहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आया WHO का, तो इन्होंने फंड देना बंद कर दिया। किसी ने नहीं कहा आलोचना करोगे तो आप क्या करोगे, एक ताकतवर देश की एक अच्छा खासा पावरफुल जो भी लीडर होगा आपके यहाँ पे आसपास में ना, तो आप ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ ही करोगे। किसने ऐसा कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको किसी से डर नहीं है किसी भी तरीके का कि कोई भी हमारे देश से रिश्ते टूट जाते हैं तो हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन बदतर हो जाएगी, या हमारी सैन्य कंडीशन बिगड़ जाएगी, या हमारी स्थिति बिल्कुल हम भूखे मरने लगेंगे, ऐसा उसे कोई टेंशन नहीं है। वो ऑलरेडी पहले ही जब सोवियत संघ और इसके बीच में युद्ध हुआ था, पहले कई सारे राष्ट्रों को अपने में मिला लिया था कि हम निकल नहीं सकते वो, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ना मतलब उसको वो रहता नहीं है कि क्या होगा, और इसकी जो ताकत है ना उसका बखूबी इस्तेमाल भी करता है ये अच्छे खासे से। लेकिन क्या हुआ कि कहीं कहीं पे जब ये ओवर होने लगता है तो यूएनओ में जितने भी देश हैं तो वो शामिल होकर इस बात पे कहेंगे कि भाई कंट्रोल करो, कुछ तो मध्यस्थता होगी। अगर यूएनओ ना होता ना तो समझ के चलिए कि पूरी अमेरिका में, यहाँ तक कि हम लोग भी अमेरिका के ही गुलाम हो चुके होते हैं, पहले जो ब्रिटेन के थे, तो कोई भी मतलब उसमें अस्तित्व रह ही नहीं जाता किसी अदर कंट्री का। और यही बात मतलब थोड़ा यूएनओ इसको बना के रख रहा है, तो आप बिल्कुल निष्कर्ष में लिखेंगे कि सारी कमियों के बाद भी इसमें अच्छाइयाँ भी आपको नज़र आती हैं, और बताएंगे कि जो हालत मतलब ठीक है कि अभी कुछ सुधरी हुई है वो और बद से बदतर हो जाती है यदि ये नहीं होता तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी यहाँ पे यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व के पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी
जाएगी और इसलिए क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा और लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे और ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों के क्या होंगे, हितों से व्यापक धरातल से मेल खाते होंगे। ठीक है, ये आप निष्कर्ष के रूप में यूज कर सकते हैं कि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। एक इंडिया जैसे विकासशील देश में आप देखिए कि मतलब आधे से अधिक जनसंख्या टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख चुकी है। ठीक है, मैं अभी लगभग की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं 100% कभी नहीं होता। आज नहीं, आज के 100 साल बाद भी आप नहीं कहोगे कि 100% लोगों ने चलाना सीख लिया, सब टेक्नोलॉजी बिल्कुल आ रही बेहतर तरीके से। वहाँ भी पीछे होंगे लोग। ठीक है, तो 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ जो भी एक होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी चलाना या उसका यूज करना सीख चुके हैं। तो इसमें देखिए जब प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उभर रही है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं इसका महत्व भी बढ़ेगा। किसका? यूएनओ का। इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अभी तो हम जैविक हथियार से लड़ रहे हैं, फिर तो हम प्रौद्योगिकी से ही लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी से ही अब लड़ाई शुरू होगी। देखिए कैसे होगी। आजकल हैकर होते हैं, आपका पूरा डाटा वगैरह सब कुछ जो भी है इधर उधर कर दिए। मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर में लड़ाई होती है। आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे ना, देखेंगे कि किस तरीके से लड़ाइयाँ चलती हैं, टेक्नोलॉजी वाली लड़ाइयाँ चलती, बहुत भीषण वाली। एक अभिमन्यु करके, अभिमन्यु रिटर्न मूवी है, शायद मैंने आपको बताया था। उसमें आप देखिएगा कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से कितना बड़ा आदमी बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक उसका जो भी रेडिएशन वगैरह जो भी लगाया था, डाटा पूरा कलेक्ट कर लेता था किसी के मोबाइल से, किसी के भी, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसके पास सेव होती थी। ठीक है, और उसके बाद वो उसका जो मन करे वो कर सकता था, जिस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना चाहे कर सकता था, जैसे भी उसका मतलब दिमाग कहता था कि करना, वो सब कुछ कर सकता था। ठीक है, और वहाँ पे अभिमन्यु रिटर्न साउथ इंडियन की मूवी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। पूरे टेक्नोलॉजी ना, आप डर जाएंगे कि हम यूज करें मोबाइल की ना करें, इस तरीके का मतलब होता। आज देखिए हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा ना कि मतलब सिर्फ मोबाइल हमारे पास है, किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन यदि हम यूज कर रहे हैं व्हाट्सअप यदि यूएसए का है या अमेरिका या कहीं का है, तो उसमें से क्या होगा ना, व्हाट्सअप स्वीडन का है, शायद देख लीजिए कहाँ का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी फ़िलहाल फेसबुक के उसमें है। अब क्या होगा कि हमने व्हाट्सएप पे जो भी बातें की, ठीक है, अभी सिक्योर था। कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को लेके काफ़ी इशू उठा था, क्योंकि उसमें वो कह रहा था कि थर्ड पार्टी भी आपके सारे डेटा को देखेगी। हम जिसे दिखाना चाहते हैं अपना स्टेटस, जिससे हम बात करते हैं, जिससे वीडियो कॉल करते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। लेकिन वो क्या कह रहा था कि आपकी थर्ड पार्टी भी इसका यूज कर सकती है। मतलब समझते हैं आप कि हमने यदि फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपना यूज किया, अभी फेसबुक वगैरह का तो थर्ड पार्टी का जितनी पार्टियां सब यूज कर सकती हैं, तो हमने फेसबुक में या कहीं पे भी, गूगल पे या यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी सर्च करिए। आप आज ही ट्राई करिएगा, एक वॉच के लिए सर्च करिएगा। ठीक है, गूगल पे जाइएगा, वॉच के लिए सर्च करिएगा, अमेजोन में, गूगल में, कहीं पे भी जहाँ से आप शॉपिंग करते होंगे, वहाँ से आप जब सर्च करेंगे और वॉच लें या ना लें, उसके बाद आप कोई भी ऐप खोलिएगा जितने चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक को, व्हाट्सएप पे तो हालांकि ऐड नहीं आते, क्योंकि भारत ने इससे मना कर दिया कि हम थर्ड पार्टी के बिल्कुल वो करेंगे ही नहीं कि आप शामिल करो। ठीक है, तो ये फेसबुक हो गया आपका, जहाँ जहाँ पे भी ऐड आते हैं, आपका यूट्यूब हो गया, तो जिन जिन में ऐड आएंगे ना, वो सब में ऐड दिखाएगा आपका वॉच का। मतलब जहाँ भी खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, कुछ भी आप ऐप खोल रहे हैं, वॉच का ही दिखाएगा। तो हम यहाँ पे सर्च करें, हमारा डाटा कैसे किसी के पास पहुँच गया? ये मार्केटिंग है। और थोड़ा आप लोग इससे अवेयर होइए कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वहाँ से हमारा डाटा लीक हो रहा, कि इसको पता चल गया, हमने वाच सर्च की, उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया सस्ते, यहाँ ऐसे नहीं जाता, बेच दिया उसने कि भैया इस बंदे को वाच की ज़रूरत है। अब जितनी भी कंपनियों की वाच होगी, वो सारे कंपनी वाले हमें अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देंगे, सारे कंपनी वाले। ठीक है, हर जगह पे हमारे। तो आप लोग यदि सोच रहे हो कि स्मार्टफोन चला के बड़े स्मार्ट बन रहे हो ना, बड़े बेवकूफ़ हो जा रहे हैं हम लोग कि हम चला के आ रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। और आज यकीन ना हो मेरी बात पे, तो मैंने बताया ना कि कहीं पे भी आप सर्च करिए कि आपको ये वॉच लेना, कोई भी चीज़ आप सर्च करिए, भले ही मत खरीदिए उसे, बस सर्च करिए। उसके बाद आप देखिए कि हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट उसका आएगा, जहाँ जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है।
तो ये टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी हो रही है ना, उतनी खतरनाक हो रही है, और जब खतरनाक हो रही है तो इसके लिए भी कुछ हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत होगी, और जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि और ज़्यादा भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और निरंतर बढ़ती भी है। तो आप इसका थोड़ा-सा देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ह्यूमन राइट के वगैरह में ये जो हैं आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। इसको देखेंगे यहाँ पे क्या-क्या कैसे-कैसे हैं, और उसके बाद से फिर जो भी आगे होगा वो पढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।